Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we will also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050 or 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena. धन्यवाद। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में स्वागत करते हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आज शनिवार है, आप हमसे शेयर बाजार और आर्थिक मामलों से जुड़े सवाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, हम किसी खास स्टॉक और कंपनी विशेष पर चर्चा नहीं करते हैं। आप हमें इन फोन लाइन्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले STD कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें। आज चर्चा के लिए और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं शेयर बाजार एक्सपर्ट अमन अग्रवाल। अमन जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। वार्म वेलकम अमन। नमस्कार। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi emphasizes that the government's goal is to transform India into a developed nation. Prime Minister Modi embarks upon a 5-day visit to Nigeria, Guyana and Brazil, where he will attend the G20 summit. And on Wall Street, the Nasdaq tanks 2.2% on concerns over slower interest rate cuts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की यात्रा पर नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के लिए रवाना हुए। ब्राजील में श्री मोदी G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे और अमेरिकी शेयर बाजार में ब्याज दरों में कटौती की चिंताओं के कारण नास्डैक में 2.2% की गिरावट। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य वोट बैंक की राजनीति से परे हटकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के लिए लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग उनकी सरकार पर भरोसा दिखाते हैं तो विकास पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकास का ऐसा मॉडल अपना रही है जहां निवेश से प्रगति और रोजगार को गति मिलती है तथा देशवासियों की गरिमा बढ़ती है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि 2014 में देश का केंद्रीय बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए था और आज ये बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने उल्लेख किया कि पूंजीगत व्यय अब 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नए स्कूलों, अनुसंधान सुविधाओं और रेल क्षेत्र को धनराशि आवंटित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे और अब ये संख्या 30 करोड़ से अधिक है। इस खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ राजकुमार। हाँ जी, बताएं। सर, ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती, वहाँ पैसा नहीं लगा सकते, वो बैंकों के थ्रू FD में लगाते हैं। और ज्यादातर हमें ये देखा है कि पैसा एक तरह से दिल्ली में ये देखा है, कमेटी क्या नाम रखा हुआ है, उन्होंने हर महीने देते हैं। एक ब्रोकर होता है, बाकी सब मेंबर होते हैं 10-20, तो हर महीने पैसा देते हैं फिर लेते हैं। और कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि जिस आदमी का दिल्ली में है, जैसे वो सोने का काम करता है, कारीगर है, तो 10 ग्राम की वो कमेटी लाटरी
बोलते हैं लोग, तो इस पे डालते हैं और फिर लॉस होता है तो लॉस के हिसाब से फिर हर आदमी को थोड़ा सोना देना पड़ता है। 10 ग्राम का सोना हर आदमी के हिस्से होता है। तो उसके सर, बाद आपका सवाल क्या है? तो ये सवाल मेरा ये है, शेयर मार्केट में जाने के लिए ऐसे लोगों को ब्रोकर जो कहाँ ढूंढा जाए जहाँ मार्केट में ठीक जगह पैसा लगाया जाए, क्योंकि ये जो कमेटी और लॉटरी होती है ये क्या जायज होती है, कानूनन ठीक है कि ये गलत है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपके 2-3 सवाल हैं। पहली बात जो आपने कमेटी की बात करी है, एक इनफॉर्मल सिस्टम है जो लीगली इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। जहां तक लॉटरी है, कुछ स्टेट्स ने लॉटरीज को अलाउ कर रखा है, कुछ स्टेट्स ने लॉटरी को अलाउ नहीं कर रखा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में वहां पे अलाउंस है या नहीं है। अदरवाइज लॉटरी में एक जुआ तरीके से खेलना है, ना खेला जाए तो अच्छा है। जहां तक तीसरी आपने बात करी निवेश करने की स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो थोड़ा पहले नॉलेज लेना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। न्यूज आइटम्स आते हैं, मार्केट मंत्रा प्रोग्राम आता है और इस तरह के बड़े सारे प्रोग्राम अलग अलग जगह पे टीवी पे रेडियोस में आते हैं, उनको सुनना शुरू करें, लोगों के विचार सुनना शुरू करें, थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या चीज होती है मार्केट। उसके बाद आप डायरेक्ट भी निवेश कर सकते हैं, नहीं तो एक स्टॉक ब्रोकर को आइडेंटिफाई करके वहां पे भी मैनेजर्स होते हैं। अगर आप क्या काफी पैसे हैं तो फिर आप किसी एडवाइजर को भी रख सकते हैं डायरेक्टली, जिनको आप चूज करें। उसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड का एक रास्ता रहता है जिसमें आपको नॉलेज ना हो के मार्केट में आप एक सेफ तरीके से मार्केट के अंदर घुस सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो उसमें भी कुछ कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सरकारी बैंक के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, एनबीएफसी के थ्रू जा रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो करती हैं इसका काम, उनके थ्रू जा रहे हैं। तो वो पता चलता है कि वो एग्रेसिव या कंजर्वेटिव, मतलब कि जो सोच समझ के स्लो बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो यही तरीका है कि घुसने का मार्केट में। और दिल्ली से ही हमारे साथ अगले कॉलर योगेश भी जुड़े हुए हैं। योगेश, स्वागत है आपका, प्लीज सवाल पूछे अपना। जी, आप सभी को नमस्कार। और मैं राजेश जी से सबसे पहले ही कहना चाहूंगा कि सर जो आपका अंदाजा बयान है और जिस तरीके से आप खबर पेश करते हैं बहुत प्रभावशाली है। थैंक यू योगेश जी। मेरे 2 सवाल हैं। मेरे दोनों जो सवाल हैं डेट फंड्स को लेकर के हैं जो फिक्स इनकम एलोकेशन के अंदर आते हैं हमारे। पहला सवाल तो सर ये है कि डेट फंड्स का और इंटरेस्ट रेट्स का आपस में क्या परस्पर संबंध है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। दूसरा सवाल है कि जो डेट जो नाम है, जो टर्म है, क्या ये जो डेट एक लोन को भी बोलते हैं? तो ये डीबीटी वाला जो लोन होता है, तो क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट है डेट फंड्स, ये उस लोन से ही निकले हैं किस तरीके से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही अपने क्वेश्चन का जवाब दिया है। यहाँ पे जो डेट फंड होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो बड़ी बड़ी सरकारें या कंपनियां लेती हैं, उनको बॉन्ड्स के तौर पे लिया जाता है और उसमें जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं। ऐसे आप एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरीके से जब हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक ने आपसे लोन लिया है, तभी वो फिक्स डिपॉजिट बना रही है। पर वो एक ब्रेकेबल फंजेबल एसेट है जो बैंक को अलाउ किया गया है, जो कभी भी आप तोड़ सकते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो आप कभी भी तोड़ नहीं सकते, उसके निर्धारित समय होता है, उसके तहत चलता है। कुछ बॉन्ड्स ट्रेडेबल होते हैं मार्केट के अंदर, तो जब वो ट्रेडेबल होते हैं तो अगर वो ट्रेडेबल है तो वहां से आके आप मार्केट के थ्रू उसको एनकैश कर सकते हैं, जैसे इक्विटी को एनकैश करते हैं। पर कहने का मतलब यह है ये दोनों ही लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी कोई कंपनी या सरकार की स्टेट या कोई और सरकार लेती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं या आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, उस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, डेट और बॉन्ड एक ही चीज होती है। कौन ले रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना सेफ है, कितना सेफ नहीं है। Joining us from Delhi is Vaibhav. A warm welcome, Vaibhav. जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछना था। जी। मैं एक प्री रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, तो मेरे म्यूचुअल फंड में कुछ कॉर्पस है, तो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने मुझे सजेस्ट किया कि आई कैन गो फॉर एसडब्ल्यू। उन्होंने एक कोर्स प्रोग्राम बताया मुझे। आप रिपीट एक बार अपना सवाल रिपीट करेंगे? आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने क्या एडवाइस दी थी आपको? उन्होंने बताया कि जो मेरा कॉर्पस वहां पर इकट्ठा है उसमें मैं एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान पे जा सकता हूँ। ओके। लेकिन मेरे कुछ लोगों ने बताया कि एक काम करें आप आईडीसीडब्ल्यू, अब मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसका भी शॉर्ट फॉर्म जो यूज कर रहे हैं, दूसरा शॉर्ट फॉर्म क्या है जनाब? DW एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। IDCW they are saying that this is some sort of option against that systematic withdrawal plan, so that is why I'm calling you just to check what exactly is this. IDCW कहा आपने? जी जी ये भी कोई विड्रॉवल ही है, बट एक्चुअली आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू, इफ यू कैन जस्ट
enlighten me a little bit on that. देखिए जी, ये जो IDCW है आपका, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम है ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड कहते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ऐसा है कि वो बेसिकली आपको कह रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी ये स्कीम्स होती हैं कि आप उसको इन्वेस्ट करें और कुछ टाइम आपको देते रहेंगे पैसे। जैसे भारत सरकार की भी कुछ पहले स्कीम पोस्ट ऑफिस में चलती थी कि मंथली इनकम स्कीम होगी तो आप पैसा डालिए तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ महीने के महीने मिलता रहेगा। इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की भी कुछ स्कीम्स आती हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिक कुछ विड्रॉल्स होते हैं जो आपको करेंगे। पर देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा ही आवश्यकता हो पैसे की तभी दोनों में से कोई भी चीज करिए। अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो आपके जो रिटर्न्स होते हैं ओवर पीरियड वो बहुत कम हो जाएंगे। उनको स्टैग्नेंट रहने दीजिए, चलने दीजिए जिस तरीके से वो चल रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर दोनों में से कोई कार्य करें। Joining us from Bengaluru is N.R. Prasad. A warm welcome, Mr. Prasad. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Good evening, sir. Hello, Rajesh ji. Hello, Sparsh. Hi. Mr. Agarwal, there are two questions. Yes, sir. One is the weakening of rupee plus a very bad market situation at America. Would it impact Indian market? Now today, my second question is 77,500 Sensex. 8,000 down in the last 45 days. When it can revive, at least by 50%, when it can reach around 81,000, 82,000. Thank you. These are my two questions. Very, very kind of you, Mr. Prasad. First of all, I am not a Jyotishi or a forecaster, but let me be very frank with you, as I have told a couple of my previous ones. Given the gloomy situation of debt rising in various countries across the globe, including Europe and the United States, and the Fed not getting a clarity on what will its stand be also. Also, Trump is still yet to take office in the United States. The gloominess will still continue and the market is expected to see a little further more slump which has happened. Please understand that over a span of last 2.5 months before this slump started, we had seen a constant rise in the market. And that had been majorly because of foreign institutional investors coming into the market as a play and not because of domestic investors coming in. So roughly about $40 to $50 billion had flown in a span of 2.5 months. A large part of it has actually already flown out. Roughly about $30 billion has gone out. As a result, we can see foreign exchange reserves also falling. As far as the reserves is concerned, that is still not a concern. We are still the fourth largest foreign exchange reserve country in the world compared to our GDP and compared to our population size. So that is not a cause of concern. As far as US economy is concerned, Indian market has nothing to do with the US economy. There are no direct linkages. Certainly trade linkages established are between 45 to 50%, varying from product to product. But still that does not culminate into any kind of a contagion effect which can impact Indian market. Indian growth is still stable and going well, although the company's results have been fairly low, but that does not make India as a country or the Indian economy weak in any form. जी, और फरीदाबाद से हमारे साथ प्रेम पुजारी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछें अपना। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, ये बताइए कि अभी हमने आकाशवाणी के थ्रू ही एक एक्सपर्ट आए थे, अपने को आर्थिक सलाहकार बताते थे। उन्होंने कहा था कि आप अगर 1 लाख बचाते हैं तो 10,000 रुपये हर महीने आप उसको बचा के रखिए। और उन्होंने कुछ उपाय बताए थे कि इक्विटी 50-50 निफ्टी और जो जानकारी नहीं है आपको शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, तो आप इस तरह से आप करिएगा। और उसके बाद अगर आपको जानकारी लेनी है तो फिर इन लोगों को कहाँ से मिला जाए, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं वो जाना चाहते हैं और वो जॉब करते हैं पर वो ब्लाइंड है। अब वो इस चीज को कहाँ ढूंढे, उन्होंने मुझसे पूछा ऐसे कोई जानकारी है, तो मैंने कहा मेरे को भी जानकारी नहीं है। तो देखिए ऐसा है, अब आप किसको रेफर कर रहे हैं हमें नहीं पता है, ना मैंने वो न्यूज सुनी है जिसके बारे में मैं कुछ ज्यादा विवरण कर सकूं। बट अगर देखिए स्टॉक मार्केट में एक का 1 लाख भी बन सकता है और 1 लाख रुपए का 1 रुपए भी बन सकता है। ये लेके चलना चाहिए। जैसे इंसान की धड़कन होती है ऐसे ही ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो ये कहें कि आपको कंसिस्टेंटली ऊपर देखने को मिलेगा, वो नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ आप अपना कोई AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं, भारत सरकार के RBI बॉन्ड्स हैं, या म्यूचुअल फंड्स जो सेफ इन्वेस्टमेंट सेफ सेक्टर्स में डेट में लॉन्ग टर्म डेट में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर रहे हैं, उनमें आपको थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सकता है। उसके अलावा आप ये सोचें कि कोई भी चीज आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे पाएगी लाइफ के अंदर, वो नहीं देगी। So they cannot time the market.
Yes. No. They cannot time, and long term is something Correct. that they should. So there is timing of market which we do in bond studies, and a lot of people have tried to do timing of market. For that, you need to fairly have advanced level, because for timing you need to also know derivatives. So you play both in equity or debt, plus you play in derivatives. So a combination of that helps you time the market very well. But that is fairly advanced from a common man's perspective to not want to risk playing that way. Because that way you need information which comes real time every moment, and you need to have your stock in front of you where you're 24/7 involved in that work itself. जैसा उन्होंने पूछा कि ब्लाइंड पर्सन के लिए तो आजकल बहुत इजी हो गया डीमैट्स खुलवाना, तो आप किसी भी ब्रोकर के जरिए उसके लिए हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर कोई हो, आपका स्टॉक ब्रोकिंग हो, जो फर्म हो, उसको आपको किसी न किसी को विश्वास रखना पड़ेगा. उसके बेसिस पे ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज करना मुश्किल है. और बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयान जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में. प्लीज सवाल पूछे अपना. थैंक यू स्पर्श जी. राजेश जी और स्पर्श जी, आप दोनों को सुनने में काफी अच्छा लगता है जिस तरह से आप लोग खबर को प्रेजेंट करते हैं, तो थैंक्स फॉर दैट. थैंक यू सो मच. और मेरा नमस्कार अमन जी को भी. सर मैं आपको भी सुनता हूँ. सर मेरे 2 सवाल हैं. एक सवाल ये है कि सर मेरे कुछ डेट फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, और मैं जब उसका पोर्टफोलियो देखता हूँ, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, कुछ बॉन्ड सर मैं देखता हूँ AA+ रेटेड है, कुछ बॉन्ड AAA रेटेड है. तो सर क्या ये सही तरीका है एक बॉन्ड को देख के या डेट फंड्स कहाँ पैसा लगा रखे हैं वो समझने का कि मेरा पैसा कितना सिक्योर्ड है, कितना अच्छे जगह पे लगा है? और सर ये क्या सही तरीका है वो समझने का कि वो आने वाले समय में कितना प्रतिशत के आसपास रिटर्न दे सकती है? सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं अपना कुछ कंटिजेंसी फंड्स रखना चाहूं तो बैंक अकाउंट में रखने से बदले या मेरे सेविंग्स अकाउंट में रखने से बदले क्या किसी लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखना ये सही आइडिया होता है? सर मेरा ये 2 सवाल प्रश्न बड़े अच्छे हैं. पहली बात तो जो दूसरा आपने प्रश्न किया उसके लिए आप जो है अपने फंड्स जो है आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होते हैं जो रेगुलर पे आउट भी करते हैं आपको, उनमें रख सकते हैं. उसमें सेफ भी रहता है, वो पैसा लिक्विड भी रहता है. उसके अलावा लोग गोल्ड खरीदते हैं, नॉट गोल्ड ज्वेलरी बट गोल्ड बार्स खरीदते हैं, औचें खरीदते हैं. और क्योंकि गोल्ड प्राइसेस फेयरली फ्लक्चुएटिंग रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, वो भी इन द लॉन्ग रन सीम्स टू बी फेयरली कंफर्टेबल एज अ लिक्विड एसेट कि उसको आप लिक्विडेट कर सकते हैं और सेफ कंटिजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट में रखने के बदौलत. दूसरी जो आपने बॉन्ड्स की बात की, देखिए जो रेटिंग होती है AAA रेटिंग, AA रेटिंग, ये दिखाती है कितनी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है उनकी परफॉर्मेंस में, कंपनी की उस बॉन्ड की परफॉर्मेंस में वो कैसा चल रहा है. देखिए जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतना सिक्योर तो बढ़ेगा, पर उसमें रिटर्न उसी हिसाब से वो कम होता जाएगा. तो अगर आपको थोड़ा सा रिस्क खेलना है तो कम रेटिंग वाले बॉन्ड्स लीजिए, और आपको अगर सेफ खेलना है तो ज्यादा से ज्यादा रेटिंग वाले बॉन्ड लीजिए. ये कोई गारंटी नहीं हो सकती कि जो AAA रेटेड बॉन्ड है वो कल को बस्ट ना हो, या जो AA या सिंगल A है या B++ रेटेड बॉन्ड है वो बस्ट हो. ऐसा कोई मापदंड नहीं है, बिकॉज कोई भी कंपनी जब जाती है तो उसके बड़े सारे कारण होते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, उसके वजह से होता है. बड़े बड़े देश हैं इस समय जो बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, जिनकी डेट रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, तो ये कहें कि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किए पास में तो अब अच्छा परफॉर्म करेंगे. इसी तरीके से बॉन्ड्स का भी है. तो इसलिए आप अपना सेफ्टी फैक्टर लेके चलिए, अपनी रिस्क एपिटाइट को देखिए और कितना आप लूज कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं. पर अगर वो AA AAA रेटेड बॉन्ड्स आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो मेरे विचार से घबराने की आपको इसमें बात नहीं है. जी अगले कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले हम रुख करते हैं अपनी अगली खबर का. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं. अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में भारत के निकट सहयोगी नाइजीरिया की ये उनकी पहली यात्रा होगी. श्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा सामरिक भागीदारी की शुरुआत का अवसर प्रदान करेगी जो लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित होगी. श्री मोदी 19वीं G20 शिखर बैठक में ट्राइका सदस्य के रूप में भाग लेंगे. इस वर्ष ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता संभाली है. श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अर्थपूर्ण चर्चा होगी. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस अवसर पर वे विश्व के कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर उनकी यात्रा
50 वर्ष से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा होगी। Joining us now is Mr. S.P.S. Jain from Greater Noida. Thank you for holding on, Mr. Jain. Please go ahead and ask your question. नमस्कार जी, श्री अमन जी को भी नमस्कार मेरा। नमस्कार। इनसे मेरा प्रश्न गोल्ड के बारे में है। अभी जब से इलेक्शन या अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं तब से उम्मीद ये हो गई है कि शायद यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में कुछ ठंडक आएगी, तो इससे गोल्ड, मेरा ख्याल यह है कि गोल्ड का जो रेट गिरा है पिछले 20 दिन में ऑलमोस्ट 10%, तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि अभी कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या इसको गोल्ड को रखा जाए, क्योंकि मेरा निवेश इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में है और कुछ म्यूचुअल फंड के रूप में है। देखिए जी, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और डे ट्रेडर टाइप एक्टिविटी करते हैं तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा होल्ड करने में विचार रखते हैं तो उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। इसका यूक्रेन वॉर से गोल्ड का कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन और चीजों के लिए प्रसिद्ध है जो हिंदुस्तान को भी सप्लाई करता है, विश्व को भी सप्लाई करता है। उन चीजों, उन पदार्थों में जरूर इससे फर्क पड़ेगा जो आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, पर गोल्ड का यूक्रेन से कहीं भी दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर गोल्ड को आपको ट्रैक करना है, इंडिया की कमोडिटीज मार्केट को छोड़ के लंदन स्टॉक एक्सचेंज को आप वहां पे जो गोल्ड को, बिकॉज जो गोल्ड का रेट विश्व में लिया जाता है कहीं पे भी, किसी भी दुनिया, किसी भी देश में, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिया जाता है, वहां से लिया जाता है। तो इसलिए उसको आप ट्रैक करें, उसको देखें क्या हो रहा है, और उसके विज़ाविज़ हिंदुस्तान में जो सीजन चल रहा है, शादियों का है या त्योहारों का है, उससे जरूर फर्क पड़ता है गोल्ड की प्राइसिंग में। जी, और नोएडा से हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। आप सभी को नमस्कार हमारी तरफ से। नमस्कार। हाँ जी, हमारा सवाल है सर, मेरे पास 1 लाख रुपीस है सर, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मैं बैंक में एफडी कराऊं या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराऊं या गोल्ड में निवेश करूं? मैं सर आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, इन तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा सर? देखिए जी, अब आपके 1 लाख रुपए जो है, अब आप कितने समय तक उसको ब्लॉक करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए, गोल्ड जो है ग्रो जरूर करता है, पर उसमें समय लगता है, 1 डेढ़ 2 साल लग जाते हैं उसको इन्वेस्ट को ग्रो करने में। कभी कभी उछाल भी आता है गोल्ड में, जैसे त्योहारों के सीजन में आप लिया, ठंडे टाइम पे लिया या ऐसे समय लिया जब लोग गोल्ड नहीं खरीदते हैं, उस समय लिया तो कम में मिल जाता है। जैसे कुछ दिन होते हैं हिंदुस्तान में, हर एक रिलीजन जो मानता है कि अच्छे नहीं होते हैं, उसमें आप गोल्ड को खरीदें तो उसमें फिर आप सस्ते में खरीद के बाद में महंगे में बेच सकते हैं उसको, तो वो कुछ दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो मेरे विचार में या तो म्यूचुअल फंड का रास्ता चूज करें या फिर बॉन्ड्स का रास्ता है, चाहे वो आरबीआई बॉन्ड्स लें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लें, उसके रास्ता करें, या फिक्स डिपॉजिट में करें, उसमें लिक्विड रह सकता है। बाकी जो है ये आपको देखना है कि आप एग्रेसिव करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में भी उससे पैसे से खेल सकते हैं। पहले थोड़े से ट्राई करें, अगर पहले नहीं किया है तो 500 1000 से ट्राई करें, कुछ लगे अच्छा लगे तो फिर आगे और निवेश करें। जी, बस सलाह लेकर करें। सलाह लेकर के, बिल्कुल ठीक। और भोपाल से हमारे साथ शंकर जुड़े हैं। शंकर जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में। प्लीज सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। नमस्ते अग्रवाल जी। नमस्कार। आपकी स्टॉक मार्केट की जानकारी बड़ी अच्छी लगती है, धन्यवाद। सर मेरा सवाल आपसे स्टॉक मार्केट के ऊपर ही, म्यूटेड अर्निंग क्यों आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चे कम नहीं किए, लोग तो खर्च कर ही रहे हैं, जीएसटी बढ़ रहा है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर म्यूटेड अर्निंग इन दिस क्वार्टर एंड हाउ डू यू सी नेक्स्ट क्वार्टर? हमारा तो मोर और लेस वी आर नॉट सो मच लिंक टू आवर स्टॉक मार्केट, आई मीन आवर कंपनीज आर मोर ऑन इनटू फोकस इनटू इंडिया, और जो सॉफ्टवेयर का वो तो दैट इज ओके, दैट इज वर्ल्ड वाइड, सो वी आर नॉट सो कंसर्न। तो हमारा तो बिल्कुल अच्छा फीचर लगता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। पहली बात तो सरकार की वजह से अर्निंग्स नहीं होती हैं, सिर्फ मार्केट की और भी क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर मार्केट मूवमेंट्स की वजह से अर्निंग्स होती हैं। सेकेंडली, अगर आपने नोट किया होगा, इस बार हमारा बजट पूरा 1 क्वार्टर लेट हुआ है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, तो उसकी वजह से जो खर्चे करने होते हैं सरकारों को अपने अलग अलग महकमों में, अलग अलग चीजों में, वो प्रॉपर्ली डिलेड है इस बार 1 क्वार्टर से। तो उसका भी फर्क जो कंपनियां सरकारों के प्रोजेक्ट करती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से कंपनी आती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चाहे यूरोप लेके चले, सबसे बड़ा जो निवेशकर है, और अमेरिका लेके चले, वहां पे भी काफी हद तक रिसेशन चल रहा है, तो वहां से ग्रोथ फैक्टर हिंदुस्तान की तरफ नहीं बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे यहाँ नेगेटिव फैक्टर नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा और चीजें नहीं बढ़ी, पर वो जो ग्रोथ आना चाहिए वो नहीं है।
तीसरा जो फैक्टर है एक बेस होता है। अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं आज, तो 1 लाख रुपए पे मेरे को 10,000 रुपए मिला तो मुनाफा अच्छा नजर आता है। पर कल को मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, मुझे अगर 30 लाख रुपए का मुनाफा लगा तो परसेंटेज के टर्म में बहुत कम होता है, इसे हम बेस इफेक्ट कहते हैं। एक वो भी इफेक्ट आगे जाके होता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें अर्निंग्स जो है वो कम देखने को मिल पा रही है इस समय। जी, और जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज सवाल पूछिए अपना। हेलो, रवि बोल रहा हूँ मैं मुंबई से। अच्छा रवि जी बताएं। हाँ, नमस्कार मार्केट मंत्रा की टीम को। जी नमस्कार। सर, मुझे प्रॉमिसिंग सेक्टर जानना था, अभी ये करंट सिनेरियो में कौन से अच्छे सेक्टर हैं जिसमें इन्वेस्ट करने में 5 से 6 साल में अच्छा रिटर्न मिल सके। देखिए, अगर आप 5 से 6 साल का टेन्योर लेके चल रहे हैं तो एक तो आपका ईवी सेक्टर काफी ग्रो चल रहा है, बिकॉज सरकार भी कर रही है और उसकी तरफ कंपनीज भी रुझावन हो रही है। दूसरा सेक्टर जो सोलर की तरफ जा रहा है वो भी काफी अच्छा रुझाव जा रहा है। तीसरा सेक्टर जो है आपका डिफेंस है, अभी थोड़ा लो चला है बीच में, बट डिफेंस काफी अच्छा चल रहा है, बिकॉज डिफेंस के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने काफी तरक्की की है और एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बढ़ोतरी की है। तो और उसके अलावा जो है एक जो टेक्नोलॉजी चिप स्ट्रक्चर, सिलिकॉन चिप स्ट्रक्चर्स जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो एआई बेस्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, अगले 5 साल में हिंदुस्तान से उम्मीद की जा रही है कि काफी हद तक इंटेलिजेंशिया और प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है एआई के अंदर, क्योंकि हमने काफी एडवांसमेंट्स की हैं इस एरिया में। Moving on the Wall Street, key indices closed lower yesterday with the S&P 500 and Nasdaq notching their biggest one-day losses in 2 weeks on concerns about slower interest rate cuts and as investors reacted to cabinet picks by US President-elect Donald Trump. Federal Reserve Chair Jerome Powell had on Thursday cited ongoing economic growth, a solid job market and inflation above the US Central Bank's 2% target as reasons it can afford to be careful with the pace and scope of future rate cuts. This view was reinforced by yesterday's economic data showing US retail sales rose slightly more than expected in October. So the Dow Jones Industrial Average dropped 306 points or 0.7% to close at 43,445. The S&P 500 lost 79 points or 1.3% to end at 5,871, and the Nasdaq Composite tanked 428 points or 2.2% to 18,680. So in your views, Aman, will the Fed cut the rates or not? While we were discussing, you were not too hopeful. Don't want to put you in a spot. Not at all, not at all. You see, the Fed is not in the position to cut the rate because of the spending, excessive spending done during Trump's tenure. They have been left out of the situation of cutting the rates. In the history of United States in the last 50-60 years, they have not seen an interest rate of 3.5-4% kind of a structure. Inflation as high as 2.75-3%, which is very unique for United States. The inflation has been 0.05, 0.15, 0.3, 0.5. Interest rates have been at these levels for decades. Given that outrun, they do not have a way of trying to control it. And with the inflow of money coming into US in the last 1 year in particular from various parts of the world, including India, they have had to keep these rates high in this stance. Now with Trump in position and the way his policies have been, I think it may be a little difficult for Powell to go about cutting rates at this stage at all. और अब घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, तो श्रोताओं आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अमन जी, आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us, Aman. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes that the government's goal is to transform India into a developed nation. Prime Minister Modi embarks upon a 5-day visit to Nigeria, Guyana and Brazil, where he will attend the G20 summit. And on Wall Street, the Nasdaq tanks 2.2% on concerns over slower interest rate cuts. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.